हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। कसिनोज हमेशा अपनी टाइट सिक्योरिटी और बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जाने जाते हैं, मगर आज की यह कहानी एक ऐसे कसिनो के बारे में है जिसमें सबकी नज़रों के सामने एक शख्स बड़ा सा मेटल बॉक्स रखकर चला गया और किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। ये मेटल बॉक्स पूरे कसिनो के लिए एक पहेली था, क्योंकि यहाँ होने वाली चोरी इसी मेटल बॉक्स से जुड़ी थी। और जब कसिनो को इस मेटल बॉक्स की सच्चाई के बारे में पता चला तब उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। इस पूरी चोरी को मेटल बॉक्स के इर्द गिर्द इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि चोरों ने कसिनो को पैसे देने पर मजबूर कर दिया, मगर फिर इस कहानी में वो मोड़ आया जिसने इस पूरी चोरी का रुख ही बदल कर रख दिया। तो आखिर कैसे इस बेहतरीन और अनोखी कसिनो रॉबरी को प्लान किया गया, क्या था उस मेटल बॉक्स के अंदर जो पूरे कसिनो के लिए एक पहेली बना हुआ था, और क्या ये चोर कभी इस चोरी को अंजाम दे पाए, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी शुरू होती है 27 अगस्त सन 1980 की एक रात, जब नेवाडा के एक मशहूर कसिनो में एक एम्प्लॉय अपनी शिफ्ट खत्म करने की तैयारी कर रहा था। शिफ्ट खत्म करने के बाद वो अभी कॉरिडोर में जैसे ही मुड़ता है, उसकी नज़र एक बहुत बड़े और अजीब से बॉक्स पर पड़ती है जो कॉरिडोर के बीचों बीच रखा था। ये एक ग्रे कलर का बड़ा सा मेटल बॉक्स था जिसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स अटैच था, और साथ ही साथ इस बड़े बॉक्स पर 28 मेटल स्विच थे जो सभी नीचे की तरफ थे। इस बॉक्स को देखकर वो एम्प्लॉय कश्मकश में पड़ जाता है कि आखिर ये बॉक्स आया कहाँ से, क्योंकि उसे ना तो किसी बॉक्स के डिलीवर होने की खबर मिली थी, और 1 घंटे पहले जब वो यहाँ से निकला था तब यहाँ ये बॉक्स मौजूद नहीं था। इससे ये साफ समझ आ रहा था कि कुछ लोग इस बॉक्स को बहुत सफाई से यहाँ रख गए थे, और चूंकि ये बॉक्स बहुत भारी था इसीलिए उन्होंने बॉक्स के हर कोने के नीचे लकड़ी के टुकड़े रख दिए थे, और ये लकड़ी के टुकड़े बॉक्स के वजन की वजह से कारपेट में धंस गए थे। बहरहाल अब ये एम्प्लॉय बॉक्स और उसके आसपास की जगह को सही से देखना शुरू करता है, और तभी उसे एक एनवेलप दिखाई देता है जो बॉक्स के पास कारपेट पर पड़ा हुआ था, और इस एनवेलप के ऊपर लिखा था हार्वीज मैनेजमेंट। ये देख वो एम्प्लॉय बहुत घबरा जाता है और अपने पास खड़े शख्स से कहता है कि वो किसी भी चीज़ को हाथ न लगाए और ना ही किसी को इस बॉक्स के पास आने दे जब तक वो वापस नहीं आ जाता। अब वो फौरन दौड़कर कसिनो की सिक्योरिटी के पास पहुंचता है और उन्हें इस बॉक्स के बारे में बताता है, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर करके उन्हें कसिनो बुला लिया जाता है। कसिनो पहुंचते ही फायर डिपार्टमेंट एक वाइपर से उस एनवेलप को टच करके ये चेक करते हैं कि कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं है, मगर जब उन्हें यकीन हो जाता है कि सब कुछ सही है तब वो इस एनवेलप को खोलकर उसमें रखे लेटर को खोलते हैं, और जो कुछ भी इस लेटर में लिखा था उसे पढ़कर उनके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। ये एक धमकियों से भरा लेटर था जो नेवाडा के हार्वीज कसिनो के नाम था, और इस लेटर में जो सबसे पहली लाइन लिखी थी वो ये थी कि अगर इस बॉक्स को ज़रा भी हिलाया गया या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की गई तो इसके अंदर रखा बॉम्ब फट जाएगा। इस बॉक्स के अंदर रखे बॉम्ब को इस तरह प्लान किया गया था कि अगर इसे 0.1 सेंटीमीटर भी हिलाया गया तो ये फट जाएगा, और इसमें इतना TNT एक्सप्लोजिव था कि ये पूरी कसिनो बिल्डिंग और आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स को भी उड़ा सकता था। इस मैसेज के साथ साथ चोरों ने इस लेटर में एक डिमांड भी लिखी हुई थी, और वो ये थी कि उन्हें $3 मिलियन की रकम चाहिए है, और वो भी $100 के बिल्स में। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए, और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुके हैं, और ये उनकी सोच से भी कई ज़्यादा खतरनाक है। इस लेटर में आगे चलकर कई ऐसे खुलासे होने वाले थे जिससे ये समझ आया कि इस बॉम्ब को प्लान करने वाले गैंग ने हर बारीक से बारीक डिटेल पर बहुत ध्यान दिया था, और उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि बॉम्ब को किन किन तरीक़ों से डिफ्यूज़ किया जा सकता है, और इसी के मुताबिक बॉम्ब को प्लान किया गया था। ये बॉक्स नेवाडा के हार्वीज कसिनो के 2nd फ्लोर पर रखा था, और जब फायर डिपार्टमेंट लेटर को आगे पढ़ना शुरू करता है तब उसमें लिखा था कि अगर इस बॉक्स को पानी में डुबाने की कोशिश की गई तो इसके अंदर लगा फ्लोट स्विच प्रेशर की वजह से एक्टिवेट हो जाएगा, और यह स्विच सीधा डेटोनेटर से कनेक्ट है जिसकी वजह से बॉम्ब फट जाएगा। तीसरा रास्ता जो बॉम्ब स्क्वाड के सामने था वो ये था कि वो इस बॉक्स का स्क्रू खोलकर बॉम्ब को बाहर निकालें, मगर इसके बारे में भी ये लिखा था कि ये स्क्रूज भी डेटोनेटर से अटैच हैं, और इन्हें खोलने के लिए स्क्रूज को ज़रा भी घुमाया गया तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर उन सभी को ये समझ आ गया था कि इस बॉम्ब को मूवमेंट सेंसेशंस के मुताबिक प्लान किया गया है, जो ज़रा सी भी हरकत करने पर फट जाएगा, और इस बात से उनके चेहरों पर परेशानी अब बढ़ती ही जा रही थी। बहरहाल इस लेटर को पढ़ने के फ़ौरन बाद बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंच जाता है, जिसके बाद कसिनो स्टाफ और पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर सभी गेस्ट को कसिनो बिल्डिंग से बाहर निकालना शुरू करते हैं। इस लेटर में लिखी जिस लाइन ने उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया वो ये थी कि इस बॉम्ब को ना तो डिफ्यूज़ किया जा सकता है और ना ही खोला जा सकता है क्योंकि इसका ब्लास्ट होना तय है, मगर इसे प्रॉपर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन के तहत दूसरी जगह ले जाकर ब्लास्ट किया जा सकता है, मगर ये तभी मुमकिन है जब चोरों को उनकी मांगी रकम मिल जाए। इस बॉम्ब में 3 ऑटोमेटिक टाइमर्स सेट थे जो बॉम्ब को अलग अलग वक्त पर ब्लास्ट करने के लिए सेट किए गए थे, और इन इंस्ट्रक्शंस की मदद से वो पहले 2 टाइमर्स को डीएक्टिवेट कर सकते थे जिससे बॉम्ब ब्लास्ट होने की टाइमिंग और बढ़ जाती।
उधर पुलिस और कसिनो स्टाफ ने कसिनो बिल्डिंग तो खाली करा ली थी, मगर अब कई सारे सवालों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था कि इस बॉक्स के अंदर बॉम्ब है भी या नहीं। उन सभी को अब ये लगना शुरू हो गया था कि इस बॉक्स के अंदर कोई बॉम्ब नहीं है और ये उन्हें बेवकूफ़ बनाकर पैसे निकालने के लिए किया जा रहा है, मगर चूंकि मामला बॉम्ब से जुड़ा था इसीलिए वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे और इसीलिए अब FBI भी इस केस में शामिल हो जाती है। बहरहाल उन सभी के बीच हुई बातचीत के बाद बॉम्ब स्क्वाड ये फैसला लेती है कि वो लेटर में लिखी सारी बातों को इग्नोर कर देंगे और अब वो इस बॉक्स को हर एंगल से एक्सरे करना शुरू करेंगे, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि बॉक्स के अंदर क्या है और कितना ख़तरनाक है। एक तरफ बॉम्ब स्क्वाड इस बॉक्स को हर एंगल से एक्सरे कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ FBI फॉरेंसिक की मदद से इस बॉम्ब को प्लांट करने वालों के फिंगरप्रिंट और DNA ढूंढने में लगी हुई थी, मगर उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था जिससे वो इन चोरों तक पहुंच सके। बॉम्ब स्क्वाड अब स्टेथोस्कोप की मदद से बॉक्स के अंदर रखे बॉम्ब की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं और ये एक बेहतरीन तरीका था ये पता करने का कि अंदर आखिर है क्या। अब वो स्टेथोस्कोप को बॉक्स के ऊपर लगाते हैं और बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, मगर उन्हें बॉक्स के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, जिसके बाद वो सभी चैन की सांस लेते हैं और उन्हें लगने लगता है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी दौरान बॉम्ब स्क्वाड के एक मेंबर को एक बहुत बारीक आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो दोबारा बहुत ध्यान से इस बारीक आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगता है। वो सभी इसी इंतज़ार में थे कि उन्हें बॉम्ब की टाइमर क्लॉक और मशीन के चलने की आवाज़ सुनाई दे, और तभी उन्हें कुछ धीमी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो बॉक्स के अंदर से आ रही थी, जिससे उन्हें यह कंफर्म हो गया कि बॉक्स के अंदर कुछ तो है जो मूव कर रहा है। इस बात से ये तो कंफर्म हो गया था कि नेवाडा के हार्विस कसिनो में एक बॉम्ब है, जिसके बाद आसपास की सभी बिल्डिंग्स को खाली करा लिया गया, क्योंकि बॉम्ब स्क्वाड का मानना था कि ये बॉम्ब आसपास के सभी एरियाज़ को तबाह कर सकता है। और यहाँ से इस इन्वेस्टिगेशन ने खतरनाक मोड़ ले लिया, क्योंकि अब बहुत सारी जिंदगियाँ दांव पर थी और उनका उठाया एक गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता था। कसिनोज और आसपास की बिल्डिंग खाली कराने के बाद कसिनो के सारे कैश को भी वहाँ से हटवा दिया गया और साथ ही साथ सारी गैस लाइंस को भी बंद कर दिया गया जो कसिनो के अंदर जा रही थी। बहरहाल कुछ ही देर बाद वो एक्सरे रिपोर्ट्स भी FBI के सामने आ गई जो बॉम्ब स्क्वाड ने थोड़ी देर पहले किया था, और इन एक्सरे पिक्चर्स को देखकर उन सभी के पसीने छूट गए और उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। इन पिक्चर्स के मुताबिक लेटर में लिखी गई कुछ बातें बिल्कुल सही थी, जिससे ये तो साफ हो गया था कि इस बॉक्स के अंदर बॉम्ब है और ये सब उन्हें महज बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं किया जा रहा। इस बॉक्स के ऊपरी हिस्से में बहुत पेचीदा वायरिंग और स्विचेस थे, और बॉक्स के निचले हिस्से में छोटे छोटे सिलेंडर थे जिनसे ये वायर्स और स्विचेस कनेक्टेड थे, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये बॉम्ब एक्टिव है। और अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि कसिनो इन चोरों को पैसे देकर और इंस्ट्रक्शन फॉलो करके इस बॉम्ब को दूसरी जगह ले जा सकता था, मगर उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी थी इस बॉम्ब में लगे टाइमर, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कब शुरू हो जाएंगे, और इसीलिए इस बॉम्ब के साथ छेड़छाड़ करना पूरी तरह खतरे से भरा था। चोरों ने इस पूरे बॉम्ब को इतने जीनियस तरीके से प्लान किया था कि कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है, और सभी किसी न किसी कन्फ्यूजन में उलझे हुए थे। बॉक्स पर लगे 28 स्विचेस ने भी सभी को परेशान कर रखा था, और उन्हें स्विचेस का इस्तेमाल करने के लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी था, जो चोरों को बिना पैसे दिए मुमकिन नहीं था। और अगर वो चोरों को पैसे दे भी देते तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हें बॉम्ब से छुटकारा मिल जाएगा। इस पूरी सिचुएशन से आसपास के लोगों की जान खतरे में आ गई थी, जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा था, और ख़ास करके हार्वी जो इस कसिनो को चलाता था वो भी बहुत गुस्से में था, मगर उनके पास इस लेटर में लिखी बातों और चोरों की मांगों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बहरहाल उन सभी में यह तय होता है कि वो चोरों की मांगों को पूरा तो करेंगे, मगर अपनी पूरी प्लानिंग के साथ। अब FBI का एक एजेंट इस लेटर को आगे पढ़ना शुरू करता है, जिसमें पैसे चोरों तक पहुंचाने का रास्ता बताया गया था, और इस लेटर में ये लिखा था कि पैसों की डिलीवरी हेलीकॉप्टर से होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी लिखा था कि पायलट इस हेलीकॉप्टर को रात 11 बजे लेक टाहो एयरपोर्ट के पास लेकर आएगा। इसके साथ एक कंडीशन ये भी थी कि पायलट बिल्कुल अकेला हो और उसके पास कोई हथियार ना हो, और साथ ही साथ वो एक जाली लगे गेट के पास खड़ा हो जाएगा, जहाँ उसे आगे के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, और ये इंस्ट्रक्शन उसे एक टैक्सी के ज़रिए मिलेंगे। इस दौरान हेलीकॉप्टर ड्राइवर को वहां बिना किसी से बात किए चुपचाप खड़े रहना होगा, और ये भी हो सकता है कि उसे आगे के इंस्ट्रक्शन आसपास किसी लैंडलाइन फ़ोन पर ठीक 10 बजे दिए जाएं, जिसमें हेलीकॉप्टर को पैसे लेकर कहां आना है इस बारे में बताया जाएगा। बहरहाल इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद एक FBI एजेंट हेलीकॉप्टर में सवार हो जाता है, मगर चूंकि FBI ने अपना भी एक प्लान बना रखा था, और उसी प्लान के मुताबिक वो एजेंट हेलीकॉप्टर को किसी दूसरी जगह पर लैंड करता है जो एक स्काई रिजॉर्ट के पास थी, और वहाँ दूसरे एजेंट $3 मिलियन को इस हेलीकॉप्टर में लोड करने लगते हैं।
क्योंकि एफबीआई किसी भी कीमत पर इन चोरों को पकड़ना चाहती थी और इसीलिए उन्हें चकमा देने के लिए एफबीआई ने नोटों के अलग अलग गड्डियाँ बनाई, जिनके ऊपर पहला नोट असली था और बाकी गड्डी में सेम कलर के प्लेन पेपर थे जो गड्डी में देखने पर असली नोटों की तरह लग रहे थे। बहरहाल सारे बैग्स को नकली पेपर नोट से भरने के बाद एक और एजेंट इस हेलीकॉप्टर में सवार हो गया और वो पायलट सीट के पीछे छुप गया ताकि चोरों को ये पता न चले कि कोई हेलीकॉप्टर में और भी है और उन्हें पकड़ने में दूसरे एजेंट का साथ दे सके। हालांकि ये लेटर में लिखे इंस्ट्रक्शंस के बिल्कुल खिलाफ था, जिसमें अकेले आने को कहा गया था और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि हेलीकॉप्टर में फ्यूल पूरी तरह भरा हो और किसी के पास कोई भी हथियार ना हो, और क्योंकि उनके सारे रेडियो कम्युनिकेशन टैप होंगे इसीलिए वो किसी से भी कोई बात ना करें। मगर एफबीआई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एफबीआई को ये सभी ऑर्डर्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने थे, जिसमें उन्हें हेलीकॉप्टर को 5 अलग अलग जगहों पर थोड़ी देर के लिए लैंड करना था और ये सभी जगहें एयरफील्ड से दूर होनी चाहिए। इस लेटर में लैंडिंग के इंस्ट्रक्शंस के बारे में ये भी लिखा था कि उन्हें हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए प्रॉपर लाइटिंग और जगह दी जाएगी, जिसमें लगभग 200 मीटर खाली जगह का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उन्होंने इस प्लान में कोई भी चालाकी दिखाई तो वो सभी बॉम्ब से मारे जाएंगे। बहरहाल एफबीआई एजेंट चोरों की बताई हुई जगह पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है और बाहर आकर जाली लगे गेट के पास खड़ा हो जाता है और आगे के इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार करने लगता है। उसे इंतज़ार करते हुए अभी थोड़ी देर हुई थी कि तभी पास के एक पब्लिक फ़ोन में 10 बजे कॉल आता है, जिसमें फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स कहता है कि आगे के इंस्ट्रक्शन उस टेबल के नीचे हैं जो उसके सामने रखी है और उसके पास महज 3 मिनट ही हैं। ये सुनते ही एफबीआई एजेंट इधर उधर नज़र दौड़ाने लगता है, मगर उसके सामने कोई टेबल नहीं थी और ये देख अब वो टेबल को आसपास के एरिया में ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके पास महज 3 मिनट ही थे। और इसी डर और घबराहट में वो इधर उधर भाग रहा था कि तभी उसे एक मेटल शेल्फ दिखाई देती है। वो फ़ौरन दौड़कर इस मेटल शेल्फ के पास पहुंचता है और जैसे इसके नीचे हाथ लगाता है उसे एक लेटर मिलता है जो इस मेटल शेल्फ से चिपका हुआ था। इस लेटर में लिखे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एफबीआई एजेंट को हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोलना होगा और फिर उस पर एक फ्लैश लाइट मारनी होगी जिससे हेलीकॉप्टर के अंदर का कोना कोना दिख सके। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये था कि हेलीकॉप्टर की आगे की सीट को नीचे कर दिया जाए ताकि हेलीकॉप्टर के कॉकपिट भी साफ दिखाई दे, और ये करने के बाद वो हेलीकॉप्टर को दोबारा टेक ऑफ कर सकते हैं। इससे ये साफ समझ आ रहा था कि ये चोर कितने शातिर थे और वो हर पहलू पर बारीक से बारीक नज़र रख रहे थे ताकि एफबीआई कोई चालाकी ना कर सके। एक दूसरे लेटर में चोरों ने यह भी लिखा था कि हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त ना तो हेलीकॉप्टर के पास कोई दूसरा शख्स हो और ना ही कोई और हेलीकॉप्टर में चढ़े, क्योंकि उनकी नज़र उन्हीं लोगों पर है और अगर उन्होंने उनका कहना नहीं माना तो वो हेलीकॉप्टर यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे। इस बार एफबीआई एजेंट को हेलीकॉप्टर हाईवे 50 से होते हुए वेस्ट की तरफ ले जाना था और उन्हें इसकी ऊंचाई 500 फीट के नीचे ही रखनी थी। आगे के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उन्हें लगभग 25 किलोमीटर तक ये हेलीकॉप्टर ले जाना था, जहां एक छोटा सा रनवे था और फिर वहां एक शख्स फ्लैश लाइट के साथ उनका इंतज़ार कर रहा होगा, जो हेलीकॉप्टर को देखते ही फ्लैश लाइट ऑन कर देगा और उन्हें 4 मिनट के अंदर ही हेलीकॉप्टर लैंड करना होगा। लैंडिंग के लिए महज 4 मिनट का वक्त इसीलिए दिया गया था क्योंकि इसके बाद वो फ्लैश लाइट ऑफ कर देंगे और फिर उन्हें 200 मीटर अंदर जंगल में आगे का इंस्ट्रक्शन लेटर मिलेगा जो एक पेड़ से चिपका होगा। बहरहाल एफबीआई एजेंट दोबारा हेलीकॉप्टर में बैठता है और सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू करता है, मगर साथ ही साथ वो बहुत चालाकी से भी काम ले रहा था क्योंकि उसने हेलीकॉप्टर पर फ्लैश लाइट तो मारी मगर एफबीआई एजेंट पर फ्लैश लाइट नहीं मारी जो ड्राइवर सीट के पीछे छुपा बैठा था। इसके फ़ौरन बाद वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करके हाईवे 50 की तरफ निकल जाता है, जहां 25 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद वो फ्लैश लाइट को ढूंढने लगता है। क्योंकि उसे फ्लैश लाइट अभी तक दिखाई नहीं दी थी, इसीलिए वो अब अलग अलग जगहों पर इस फ्लैश लाइट को ढूंढने लगता है और साथ ही साथ एफबीआई एजेंट का एक ग्रुप भी इस हेलीकॉप्टर पर नज़र रखे हुए था जो अपनी कार्स में बैठकर उसे फॉलो कर रहे थे। एफबीआई एजेंट को इस जगह पर हेलीकॉप्टर उड़ाते अब 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, मगर अब तक कोई भी फ्लैश लाइट उसके सामने नहीं आई थी, इसीलिए वो बार बार हेलीकॉप्टर को एक सर्कल में घुमा रहा था। बहरहाल उसे हेलीकॉप्टर उड़ाते जब 1 घंटे से ज़्यादा बीत जाता है तब वो दोबारा उसी जाली लगे गेट की लोकेशन के पास पहुंच जाता है और लैंडलाइन फ़ोन पर अगले कॉल इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करने लगता है, मगर कोई कॉल नहीं आता। क्योंकि इस दूसरे लेटर में फ्लैश लाइट के बारे में तो लिखा था मगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बताया गया था कि ये फ्लैश लाइट कहाँ दिखाई देगी, और इसीलिए एफबीआई एजेंट को यही लग रहा था कि हाईवे 50 पर 25 किलोमीटर आगे उसे ये फ्लैश लाइट दिखाई देगी, मगर इस लेटर के मुताबिक उसे हाईवे 50 के राइट साइड में 25 किलोमीटर जाना था जहाँ फ्लैश लाइट उसका इंतज़ार कर रही थी, और इसीलिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाया क्योंकि वो उस जगह के आसपास भी नहीं था। इस लेटर में एक बात साफ साफ लिखी थी कि अगर उन्हें वक्त पर पैसे नहीं पहुंचाए गए तो बाद में ना तो वो नेगोशिएशन करेंगे और ना ही उन्हें और ज़्यादा वक्त और मोहलत देंगे, और साथ ही साथ वो दोबारा चोरों से बात भी नहीं कर पाएंगे।
आखिरकार जब FBI एजेंट हेलीकॉप्टर लेकर चोरों की बताई हुई लोकेशन पर नहीं पहुंचते, तब पहाड़ों में छुपा जॉन बर्गिस नाम का एक शख्स अपनी गन्स को गुस्से में अनलोड करता है और पूरी रात पहाड़ों में छुपे रहने के बाद वो अपने साथियों के साथ सुबह वहां से लौट जाता है। अगली सुबह वो सभी एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं जहां जॉन डगलस काउंटी पुलिस स्टेशन में कॉल करता है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में देखता है कि जिस कसिनो में उन लोगों ने बॉम्ब प्लान किया था वो अभी भी चोरों के साथ कोऑपरेट करने और उन्हें पैसे देने के लिए तैयार है। पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करने के बाद जॉन उनसे कहता है कि वो बॉक्स के 5वें स्विच को ऊपर की तरफ फ्लिप कर दें, और ये महज उसकी एक चाल थी, क्योंकि एक डमी स्विच था ताकि उसे एक नया प्लान बनाने के लिए और ज़्यादा वक्त मिल सके। उधर कसिनो के अंदर बॉम्ब स्क्वाड अभी भी इसी कशमकश में फंसा था कि बॉम्ब को डिफ्यूज़ कैसे किया जाए, और चूंकि ये बॉम्ब अभी भी एक्टिव था इसीलिए वो जॉन की कही स्विच की बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें बार बार यही डर सता रहा था कि अगर उन्होंने स्विच ऊपर की तरफ किया तो कहीं ये बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। इस बॉम्ब को प्लांट हुए 24 घंटे से भी ज़्यादा बीत चुके थे और अब बॉम्ब स्क्वाड को लगने लगता है कि उनके पास वक्त बहुत कम है और उन्हें जल्द से जल्द इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना होगा। बहरहाल उन सभी के बीच ये तय होता है कि वो कसिनो के बाहर एक कंट्रोल सेंटर सेटअप करेंगे जहां पूरे अमेरिका के अलग अलग स्टेट से बॉम्ब एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा और वो इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने में उनकी मदद करेंगे। अब उनके बीच बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के कई अलग अलग तरीकों के बारे में डिस्कशन शुरू होता है, मगर जॉन बर्गिस ने इस बॉम्ब को हर डिटेल को ध्यान में रखते हुए प्लान किया था और यही वजह थी कि ये उनके लिए बहुत पेचीदा और मुश्किल होता जा रहा था। कई घंटों की प्लानिंग और डिस्कशन के बाद उनके बीच एक प्लान तय होता है, मगर वो सभी इसको लेकर श्योर नहीं थे कि ये काम करेगा या नहीं। उनके बीच ये तय होता है कि वो इस बॉक्स को खोलने के लिए एक दूसरे बॉम्ब डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बॉक्स और उसके अंदर रखे बॉम्ब के 2 टुकड़े हो जाएं और ये सब कुछ महज कुछ मिली सेकेंड्स में ही हो जाएगा। इस बॉम्ब डिवाइस को इस्तेमाल करने के पीछे की वजह ये थी कि ये उन वायर्स को जला देगा जिससे अंदर रखे बॉम्ब और स्विच कनेक्टेड हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा रिस्की प्लान था, मगर उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। बहरहाल पूरे कसिनो और आसपास की बिल्डिंग्स खाली कराकर वो इस बॉम्ब को ब्लास्ट करने की तैयारी करने लगते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब लोग डरे सहमे इस कसिनो बिल्डिंग से दूर खड़े थे और बॉम्ब ब्लास्ट का इंतज़ार कर रहे थे जो उनकी आंखों के सामने होने वाला था। इस ब्लास्ट से पहले उस एरिया में पूरी तरह सन्नाटा छा गया और हर किसी की नज़र कसिनो बिल्डिंग की तरफ थी और धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगी सिर्फ इस बॉम्ब ब्लास्ट को देखने के लिए। बॉम्ब स्क्वाड को जब इस बात का यकीन हो गया कि पूरा एरिया खाली करा लिया गया है और किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचेगी, तब वो एक रिमोट से इस बॉम्ब डिवाइस को ब्लास्ट कर देते हैं। ये एक देखने लायक नज़ारा था जिसे देख वहाँ खड़े सभी लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और मनी मन वो डरे सहमे भी थे कि अगर वो इस वक्त कसिनो में होते तो उनके चीथड़े हो चुके होते, क्योंकि एक बहुत ज़ोरदार धमाका था। जॉन बर्गिस नाम के जिस शख्स ने बॉम्ब प्लान किया था वो एक गैम्बलर था और उसने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जुए में उड़ा दी थी, जिसकी वजह से वो फैसला करता है कि वो एक प्लान बनाएगा जिसमें वो कसिनो से $3 मिलियन लूटेगा। इस बॉम्ब ब्लास्ट से हार्वीज कसिनो बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा पूरी तरह तहस नहस हो गया, मगर सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि बिल्डिंग गिरी नहीं। हालांकि ब्लास्ट से पहले बॉम्ब स्क्वाड ने इस बॉम्ब पर बड़ी बड़ी सीमेंट की बोरियां रख दी थी, मगर इसके बावजूद भी बिल्डिंग के अंदर 60 फीट गहरा गड्ढा हो गया जो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। इस ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग के निचले हिस्से में सिर्फ मिट्टी और मलबा पड़ा था जिसमें रखे सामान के चीथड़े उड़ चुके थे। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जब इस बॉम्ब को सही से इन्वेस्टिगेट किया गया तब एक डरावना खुलासा ये हुआ कि टाइमर्स के हिसाब से ये बॉम्ब अब कभी भी फट सकता था, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। ये सब होने के बाद जॉन बर्गिस टीवी पर इस बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज़ देखता है, जिसके बाद वो और उसके साथी मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था और ये उसका आखिरी मौका था कसिनो से पैसे निकालने का। बहरहाल इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद FBI एक फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है जिसमें उनके हाथ वो गाड़ी लग जाती है जिसका इस्तेमाल इन चोरों के गैंग ने किया था। ये गाड़ी उन्हें पहाड़ों के पास मिली थी जिसमें मिले सबूत और चश्मदीद गवाहों की बिना पर FBI जॉन बर्गिस को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद वो अपना जुर्म कबूल लेता है, जिसके बाद उसे 20 साल की सज़ा सुना दी जाती है, मगर जेल में 14 साल बिताने के बाद लिवर कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। FBI इस बॉम्ब के टुकड़ों को अब अपने ट्रेनिंग सेशंस में इस्तेमाल करने लगी ताकि वो सबको ये बता सकें कि ये बॉम्ब कितना कॉम्प्लिकेटेड और ख़तरनाक था जिसे डिफ्यूज़ करने का रास्ता वो आज भी नहीं निकाल पाए। हालांकि इस बॉम्ब ब्लास्ट से हार्वीज कसिनो का बहुत नुकसान हुआ, मगर सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें किसी को भी अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी और सबको महफूज वहाँ से निकाल लिया गया।
ये थी कहानी एक ऐसी कसिनो रॉबरी की जिसमें चोरों के एक गैंग ने बहुत ख़तरनाक तरीका अपनाया, मगर वहाँ मौजूद सभी लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि ना तो इस बॉक्स को किसी ने सरकाया और ना ही कोई स्विच ऑन किया, और बहुत सारे मासूम अपनी जान गंवाने से बच गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।